चलो, good morning everyone. So in last class we have discussed the concept equation of pair of straight line passing through origin. ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया था? होमोजेनाइजेशन का नाम दिया था। होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब है? सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म, सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। और इस केस में क्या है? 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 क्यों? 2 इक्वेशन ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन ऑफ द लाइन किसके थ्रू पास कर रहा है? ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन का होमोजेनाइजेशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? जो फर्दर रिजल्ट जो हमारा बनेगा वो रिजल्ट कहां जाएगा? पासिंग थ्रू ऑरिजिन वाला लाइन देगा हमेशा हमको। हमेशा जो रिजल्ट देगा वो हमेशा पासिंग थ्रू ऑरिजिन आएगा। क्योंकि देखो, पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मतलब क्या यहां पर समझ में आता है कि सर जो भी हम होमोजेनाइजेशन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। सर ये तो क्लियर है। अब ये इक्वेशन कहां से पास कर रहा है? ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो फर्दर हम होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम फर्दर और सीखेंगे। अभी हमने जस्ट डेफिनेशन सीखा है, होमोजेनाइजेशन करते कैसे हैं ये अभी तक हमने नहीं सीखा है। ठीक है, तो हो सके आज का क्लास में हम होमोजेनाइजेशन भी सीख ले और फर्दर कंसेप्ट भी सीखते जाएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको याद होगा कल का क्लास में हमने पेयर ऑफ लाइंस को 2 तरीका से बनाया था। पहला तरीका क्या था? पासिंग थ्रू ऑरिजिन था। और सेकंड तरीका क्या था? पासिंग थ्रू जनरल पॉइंट था। x1, y1 एक पॉइंट रहेगा जहां से वो लाइन पास करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, तो लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, और फर्दर कर्व ये डिनोट करेगा। हम जो नहीं जानते, हो सके और कोई फर्दर कर्व डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो कर्व है वो इक्वेशन ऑफ द लाइन कब रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये जो कर्व है वो इक्वेशन ऑफ द सर्कल कब रिप्रेजेंट कर रहा होगा? देयर मस्ट बी सम कंडीशन ना, है कि नहीं? अगर आप एक गिलास पानी पीते हो तो वो पानी पीने का बहुत सारा पर्पस रहता है ना। आप अपना प्यास बुझा रहे हो, यस, आप अपना प्यास बुझा रहे हो, या फिर और पानी पीने का इच्छा है आपको। कंडीशन है कि नहीं है? हर चीज में कंडीशन होता है, हाँ या ना? हाँ। तो यहां पर भी आप लिखो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला एंड सो मेनी कर्व्स। चलो, तो ये डेफिनेशन आप सभी बच्चों ने लिख लिया ना? ठीक है, तो अब ये इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका हम कंडीशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको सेपरेट करें तो सेपरेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन ऑफ द लाइन बनेगा आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
और दूसरा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां से अगर हम x इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1, और यहां से x का इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2। तो ये जो x का दो डिफरेंट वैल्यू आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब कुछ भूल जाओ, x का दो वैल्यू आ रहा होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सोचो तो। कि सर कहीं पर कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा होगा, तभी तो हमारा 2x का वैल्यू आ रहा है ना, कि नहीं? कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा होगा सर, और उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के वजह से वैल्यू x का वैल्यू 2 आ रहा है, हाँ या ना? इस चीज को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? चलो तो देखो तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो कैसा है, 2 डिग्री है। x के अगर टर्म में हम बात करें तो देखो तो 2 डिग्री ऑफ इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। देखो ax² प्लस x इंटू 2hy प्लस 2g प्लस by² प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो तो ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो यही बोलता है ना कि सर 3 टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए x² का, दूसरा टर्म होना चाहिए x का, और तीसरा टर्म होना चाहिए कांस्टेंट का। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो तो अब यहां से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a। तो बताइए b की क्या है, प्लस 2g प्लस माइनस रूट अंडर डी क्या है, b² मतलब 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a मीन्स a ही है, और c क्या है, by² प्लस 2ay प्लस c डिवाइडेड बाय 2a। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आप देखोगे, थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ऑफ 2hy प्लस 2g प्लस माइनस, देखो यहां से भी 2 बाहर ले लेंगे, यहां से भी 2 बाहर ले लेंगे, तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। 4 कॉमन हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकला, 2। देखो ना यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकला, 2 निकला। यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी नीचे 2 कॉमन है, तो 2 2 2 सब कैंसिल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो तो यहां से भी 2 को कॉमन ले लो, 2 यहां लिख दीजिए, यहां से भी 2 को बाहर ले लीजिए, और क्या बचेगा, इसको हम फिर से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए y², तो यहां पर y², तो h² यहां बनेगा a² के वजह से, हाँ या ना? यहां पर y² का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ab। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। प्लस y, तो यहां से y का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 2hg। देखो ना 2 तो हमारा पहले ही बाहर निकल चुका है, बचा क्या, h² y² प्लस g² प्लस 2yhg, 2yhg बनेगा। तो देखो तो y को बाहर निकाल दिए तो 2hg आ गया। अब देखो यहां से y का टर्म क्या मिलेगा मुझे,
बोलो 2 FA। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा, यहां से कांस्टेंट टर्म क्या मिला, G²। यहां से कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, AC। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, डिवाइडेड बाय 2A। अब बताओ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर फिर से एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फिर से एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो स्क्वायर रूट वाला हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। कौन सा, y² इंटू h² प्लस AB प्लस y इंटू 2hg प्लस 2fa प्लस g² प्लस AC। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या तो इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, है कि नहीं। और हमें क्या बताना है, स्ट्रेट लाइन इसको बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन बनाना है तो देखो x इज इक्वल टू, अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाना है तो ये वाला जो हमारा टर्म है इसका d हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। देखो तो इसका d इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। d इक्वल टू 0 करने से क्या मिल जाएगा, d इक्वल टू 0 करने से क्या मिलेगा मुझे, जो एक्सप्रेशन आएगा वो स्क्वायर रूट वाला तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल आगे वाला पार्ट बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है ये पॉइंट। और जो आगे वाला पार्ट बचेगा वो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट नंबर रहेगा। देखो ना, अगर हम इसका लिखते हैं y² इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी, फिर से ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे तो देखो d अगर हम 0 कर देंगे तो ये जो b डिवाइडेड बाई 2a है ये कैसा एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए d इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहां पर भी एक स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऑलरेडी एक हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो वो कुछ अलग टाइप का कर्व आपका बना देगा, सेम कर्व नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो d इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो d इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b बताइए 2hg प्लस 2fa का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू h² प्लस ab इंटू g² प्लस ac इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। फिर से आप देखोगे तो 4 हमारा कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो 4 कॉमन निकल गया तो क्या हो गया, h² g² प्लस f² a² प्लस 2hgfa। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो h² g² प्लस, नहीं माइनस से सारा जाएगा ना, माइनस h² ac माइनस g² ab माइनस a² bc इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो तो h² g² कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या फर्दर। देखो अगर आप देखोगे फर्दर बचने के लिए तो यहां पर भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। 4a कॉमन हो जाएगा कि नहीं होगा, तो माइनस साइन के साथ 4a कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4a ले लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, abc प्लस
एच स्क्वायर सी प्लस जी स्क्वायर बी माइनस एफ स्क्वायर ए माइनस 2h जी एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका कुछ इस तरह का टर्म बनेगा, ए बी सी एच जी एफ इज इक्वल टू 0। आपको याद है हमने ये तरीका आपको सिखाया था ओपनिंग करने का, तो बताओ ये याद रखना ज्यादा आसान है कि ये याद रखना ज्यादा आसान है? डिटर्मिनेंट फॉर्म याद रखना ज्यादा आसान है। ये है क्या, ए बी सी। देखो हमने लिखा कैसे, अगर आप देखो तो ए बी सी हमने डायगोनली लिखा है डायगोनली, उसके बाद एच, जैसा यहां पर एच वैसा यहां पे एच, जैसा यहां पे सेम यहां पे भी, फिर यहां पर एफ है तो यहां पर भी एफ है। समझ में आया? तो ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। आपको याद है हमने पिछला क्लास में कंडीशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ द लाइन कब कब फॉर्म करेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो टू रियल एंड रियल लाइन्स आर फॉर्म। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो टू डिस्टिंक्ट लाइन हो जाएगा, और इक्वल टू 0 रहेगा तो टू कोइंसाइड लाइन फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आया? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? क्लियर है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए तो, और ये वाला आपका जो मतलब आज का जो डिस्कशन है वो इसी पे ही डिस्कशन होता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, तो डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे, पहले हम ये वाला कंडीशन पे चेक करेंगे। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला भी कंडीशन, दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा बच्चा। क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। पॉइंट क्लियर है? कॉपी कीजिए सभी लोग, फर्दर मैं मूव करता हूं। ठीक है, चलो तो अभी जो हमने सीखा कंसेप्ट, क्या सीखा हमने कॉन्सेप्ट? कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फॉर्म करना है तो हमें क्या इक्वल टू 0 रहना चाहिए? डिटर्मिनेंट ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, ये इक्वल टू 0 रहना चाहिए। यही कंडीशन से निकला है ना हमारा। और सेकंड कंडीशन हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर ना बताइए, ए का वैल्यू क्या है? 8, एच का वैल्यू क्या है? 4 है ना, एच का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, जी का वैल्यू बताइए 13, एफ का वैल्यू बताइए 13/2 और सी का वैल्यू बताइए 15। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब डिटर्मिनेंट लिखते हैं, 8 2 15, एबीसी हो गया ना। अब एच कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 यहां लिखिए, 4 यहां लिखिए। जी कितना दिया हुआ है? 13 यहां लिखिए। एफ कितना दिया हुआ है? 13/2 दिस इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया? अभी 0 नहीं करना है, अभी इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो फाइंड करेंगे तब ना पता चलेगा। चलिए तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हो सभी लोग? हाँ या ना? चलो तो करते हैं। 8 तो रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 2 13 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू इसको और इसको डिलीट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60 माइनस 13 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 2
प्लस 13 इंटू, डिलीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 13, 26, 26 माइनस 26। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हम अभी डिटर्मिनेंट ओपन करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलो फर्दर मूव करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4 कितना, 120 माइनस 169, 120 माइनस 169 कितना, 49, माइनस 49, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू माइनस 49 डिवाइडेड बाई 4 होगा, माइनस 120 माइनस 169 कितना हो जाएगा, अगेन माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2, और बाहर में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये बात समझ में आया? चलो 4 से इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2, इसको 4 से कीजिए कितना हो जाएगा, 2, तो कितना मिला, माइनस 98 प्लस 98 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरा पे आ जाइए, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना, 16, ए का वैल्यू कितना, 8, बी का वैल्यू कितना, 2, 16 माइनस 16 0। हमारा है, वैलिड है कि नहीं है? समझ में आया सभी को? क्लियर है? वेरी गुड। इसको कॉपी कीजिए, इसी के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तभी तो आपको भी समझ में आएगा ना। ये तो हमने सॉल्व किया, तो हमने सॉल्व किया, आप तो जस्ट कॉपी कर लोगे। खुद से जब 2-3 क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो कॉपी करना जरूरी, सॉरी सॉल्व करना खुद से जरूरी है। ट्राई कीजिए। हाँ बच्चों, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो आपको ऑलरेडी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब आपको क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू बताना है। आप लैम्डा आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पे लैम्डा है, और अकॉर्डिंगली आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। आप कम से कम एक क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, ठीक है। सभी लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। फर्दर आप क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप लेना, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें और भी 2-3 कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर हम ये दोनों लाइन को सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे आपने उसमें तो सेपरेट करने का तरीका आपने सिखा दिया था, यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, कि यहाँ पर भी उसी तरह से करना है, कुछ पार्ट को उस तरह से करना है और कुछ पार्ट को हम कुछ और तरीका से अलग करेंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। देखो, तो अब हमें फाइंड करना है ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ, तो सर ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पहला चीज, और दूसरा चीज ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको बताना है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है क्या। जैसे अगर हमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2x। तो सिमिलरली d अपॉन डी वाई ऑफ वाई क्यू लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे हम इसको, 3y स्क्वायर। ये हम जनरल डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। अब एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, उसमें आपको 2 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, 2 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। किसी एक को फिक्स कर देना है, मतलब किसी एक को कांस्टेंट कर देना है, किसी एक को कांस्टेंट कर देना है। अच्छा इसका बताओ तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2ax। वेरी गुड, शानदार। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फिर तो देखो ये xy है, xy है। अब हमको इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो बचा उसको बाहर निकाल दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ में आया?
तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप इस तरह से ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इंटू टू एक्स। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी चीज को मैं इस तरह से लिखता d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, अब बताइए क्या होता, x इंटू डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई होता। देखो ना इस बार, सॉरी इस बार y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, x इंटू टू बाई। ये बात समझ में आया? अब इससे हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं सर, कुछ तो इसका मतलब होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी हमें जरूरत है यहाँ पर। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। क्या निकल जाएगा, टू लाइंस। क्लियर है? चलो तो देखो, तो हमारा जो अगला जो है वो क्या है, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तब तो। और दो लाइन कहां से आ रहा होगा, पेयर ऑफ लाइन से आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया? चलो तो अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब हमें इसमें ना पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी हम लिखेंगे ना तो डेल्टा को इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ x इंटू, इसको मैं ना s मान लेता हूं। तो बताइए फर्स्ट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2ax, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2hy, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 0। हम विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं ना बच्चा, x है इसमें नहीं, तो सारा का सारा कैसा हो गया, मतलब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ आप 1 क्या बोलते हो, 0 बोलते हो। तो यहां पर भी 1 हो गया ना डिफरेंशिएशन में, तो 0। इसमें बताओ 2g, इसमें बताओ, इसमें बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? और इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। सेकंड आ जाइए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बताइए फर्स्ट वाला क्या बनेगा 0, सेकंड वाला क्या बनेगा 2hx, थर्ड वाला क्या बनेगा 2by, फोर्थ वाला क्या बनेगा, फिफ्थ वाला क्या बनेगा 2f, सिक्स वाला क्या बनेगा, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपको दिख रहा है दो इक्वेशन दो वेरिएबल हमने क्लास 10 में सॉल्व किया था यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, आपको x और y का वैल्यू आ जाएगा। यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो यहां तक सॉल्व कीजिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए आप लोग सभी लोग। फर्दर मैं 3-4 स्टेप में इसी चीज को ना मैं लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखवा देता हूं, सो दैट कि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलो तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, and that value will give the point of intersection of pair of straight line।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो देखिए, अगर मैं डेल एक्स, इसको मैं फिर से एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, तो डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डेल एस अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू y प्लस 6 5 जा 30, 30 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। -2 को किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 4x प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज इक्वल टू 1, -2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे, 2 सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे। कहाँ गया, ये हमारा जो लाइन है, ये 2 लाइन को कंबाइन करके बनाया गया है ना। अब हम 2 इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे, ठीक है। चलो चलिए, अभी जो नेक्स्ट हमें करना है वो नेक्स्ट ये है कि गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन रहेगा, इसको हम 2 सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, या ये चीज हमें फाइंड करना है, नॉट कीप इन माइंड। क्यों रखना है, हमें ये चीज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, ये तरीका हम सीखते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, देखो ना, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है ना, 2x² प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो, ये जो 1, -2 सही में इस लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, कि लाइन में लाई कर रहा होगा। एक बार चेक कर लेना, 1, -2 पुट करके आपको समझ में आ जाएगा कि 1, -2 उस लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें करना क्या है हमें, आपको याद है कि ये कैसा है, कैसे सॉल्व करना है इसको, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। अप्लाई कीजिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मतलब जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें जो भी 2 डिग्री का टर्म रहेगा उसको हमें लाइन के फॉर्म में लिखना है, लाइन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या बन जाएगा, ये 2x² प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2xy प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कीजिए, 2x कॉमन ले लिया, 2x x प्लस y प्लस 3y x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, x प्लस y इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1, -2। इसको हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है x को रिप्लेस करेंगे x माइनस x1 से और y को रिप्लेस करेंगे y माइनस y1 से। यहां पर ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू x1, y1। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x -1 से और
y प्लस 2 से। समझ में आया? रिप्लेस हमको इससे करना है, तो ये क्या बन जाएगा, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 1 प्लस y को किससे रिप्लेस करेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वन इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अप्लाई कीजिए, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 2 प्लस 6 4 इज इक्वल टू 0। दो सेपरेट इक्वेशन हमको फाइंड करने का तरीका समझ में आ गया कि नहीं आया? अब ये दो सेपरेट इक्वेशन आ गया, तो यहां से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं जानते हो? पहला इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, है कि नहीं? तीसरा ऑरिजिन कंटेनिंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कर सकते हैं? बात समझ में आया कैसे कैसे चल रहा है? सो मतलब अगर आपको वन जनरल इक्वेशन, वन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ रहेगा, तो हम उसको इस तरीका से। तीसरा, अरे और देखो ना, एंगल बिटवीन लाइंस, ये दो लाइन है ना, तो दो लाइन मतलब दो स्लोप हो गया ना, और दो स्लोप हो गया मतलब क्या, एंगल बिटवीन लाइंस। ओ tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, याद है ना कि नहीं याद है? हाँ, तो आप समझ रहे हो कैसे कनेक्ट हो पा रहा है? वन जनरल इक्वेशन ऑफ द वन जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, तो आप सोच नहीं सकते हो कि उससे क्या क्या क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ए टू जेड। कभी ऐसा भी आएगा कि दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दे देगा आपको, तो दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन में हमको देखना क्या रहता है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल है, इसमें क्या हमें चेक करना है, स्लोप। वेरी गुड। तो स्लोप मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई वन इक्वेशन का, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई सेकंड इक्वेशन का, दोनों सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या फाइंड कर लेंगे फिर से हम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे दो पैरेलल लाइन के बीच का हम डिस्टेंस निकालना जानते थे ना, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो कैसे आता था, जब लाइंस पैरेलल रहता था। तो ये जो इक्वेशन है ये कोई साधारण इक्वेशन नहीं है बच्चा। इस इक्वेशन के बेसिस पे आपसे वो सारा कुछ पूछ सकता है जो आप जानते हो और आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा होमवर्क यही रहेगा कि ये जो दो इक्वेशन ऑफ द लाइन बना, लिखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। एंगल बिटवीन देम, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑरिजिन कंटेनिंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा 5 टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा ये भी बताना। अरे ये पॉइंट हो गया ना 1, -2, 1, -2 कौन से बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो इसका ना मैं मेथड आपको लिखा देता हूं कि कैसे हमने सॉल्व किया है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है इसको मैं आपको लिखा देता हूं, तो लिखिए। तो यहां पर लिखा हुआ ना मेथड में, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके लिखिए। हाँ यस, इसको कॉपी कर लीजिए। यस, इसको कॉपी कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमने किया क्या, हमने इसमें से पहला स्टेप हमारा क्या था, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कौन से पार्ट को करना है, लिखो, फैक्टराइज द पार्ट ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, factorize the part of second degree equation, factorize the part of second degree equation and let the factor be
y1 प्लस m1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, y2 नहीं y प्लस m2 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? पहला स्टेप हमारा क्लियर है। फैक्टराइज करना है सेकंड डिग्री पार्ट का, ठीक है ना। और जो हमारा इक्वेशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में लिखिए नाउ रिप्लेस x बाय x माइनस x1 y बाय y माइनस y1 where x1 y1 be the point of intersection of the pair of straight line. Is it clear to all of you? ओके, सो हमने आपको होमवर्क दे दिया है, अब आप उसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कंसेप्ट की तरफ डिस्कस करेंगे। आई थिंक दो पॉइंट या 3 पॉइंट और रह गया है, नेक्स्ट क्लास में सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? वेरी गुड, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।